नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग मिश्रा। आपके लिए इस वीडियो में मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉ के एग्ज़ामिनेशन में वे कैसे आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप बैरेट के जो समझने का और साथ में उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा जो तरीका ये है कि आपको बैरेट को पढ़ने से पहले इसके जो MCQ की होती है घटना चक्र PCJ की उसे लेना चाहिए। आपको उसे ले करके और साथ में बैरेट को दोनों चीज़ों को साथ में एक साथ रख करके पढ़ना चाहिए। जब आप इन दोनों को साथ में लेकर पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि बैरेट में किस प्रावधान को अच्छे से पढ़ना है जिससे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये पता तभी चलेगा जब आपके पास घटना चक्र होगी साथ में तभी आप पता कर सकते हैं कि किस प्रावधान से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कैसे बैरेट को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बैरेट आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि किस तरह के प्रश्न कैसे कहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन जब आप प्रश्नों को देखते हैं तो आपको लगता है कि इस जगह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस जगह से पूछे जा रहे हैं। तो यदि हम साथ में दोनों चीज़ों को लेकर पढ़ें तो बहुत ही आसान हो जाता है इसे समझना। तो आप घटना चक्र जो APO और PCJ की है उसे साथ में लीजिए और साथ में एविडेंस एक्ट जो हमारा है 1872 उसे साथ में लीजिए और दोनों को साथ में ले करके अध्याय के अनुसार उसे धीमे धीमे कंप्लीट करिए। तो जो हमारे घटना चक्र है वो उसका अध्याय जो पहला चालू होता है वो अध्याय 1 से लेकर के 4 तक के जो सेक्शन है उनमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में ये बताता है। तो हम धीमे धीमे अपनी एक एक सीरीज़ को बढ़ाते हुए इन सभी प्रश्नों को समझेंगे और कैसे पढ़ा जाएगा ये भी समझेंगे, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट होता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से हमको बैरेट को पढ़ना चाहिए। तो मैं एक एक करके प्रश्नों को पढ़ूंगा और साथ में आपको बताता चलूँगा, क्लियर करता चलूँगा कि बैरेट में हमें कैसे इसे पढ़ना है। तो घटना चक्र को हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि घटना चक्र में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये अधिनियम कब बनकर तैयार हुआ, उसकी डेट क्या है, और ये अधिनियम कब लागू हुआ, उसकी डेट क्या है। तो हमें बैरेट को पढ़ते समय सबसे पहले यही देखना होता है कि ये अधिनियम कब बना और कब लागू हुआ। हर एक्ट की अधिकतर 2 डेटें होती हैं। जब वो बन के तैयार होता है तब उसकी दिनांक डाली जाती है और जब वो भारत में लागू होता है तब की दिनांक डाली जाती है। कुछ एक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही दिन बनकर तैयार हुए हों, पेश हुए हों और उसी दिन से लागू कर दिए गए हों। लेकिन एविडेंस एक्ट हमारी जो है वो 2 डेटें हैं। बनकर तैयार हुआ जब पेश हुआ वो अलग डेट है और जब लागू हुआ वो डेट अलग है। तो हमारी जो एविडेंस एक्ट की जो बनकर जब तैयार हो गया था तो उसकी जो डेट है वो है 15 मार्च 1872। 15 मार्च 1872 को ये बनकर तैयार हो गया और इसे पेश कर दिया गया। इसके बाद इसे लॉ मिनिस्ट्री ने 1 सितंबर 1872 से पूरे भारत में लागू करने के लिए बोल दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये जो एक्ट होते थे वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक अधिनियम जो अभी पास हुआ है नया, उसके अनुसार अब ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये पूरे भारत में लागू होगा। अब ये हर प्रदेश में लागू होगा पूरे भारत में। तो हमारी सबसे पहले बात ये आई कि ये कब बनकर तैयार हुआ और इसे कब पेश किया गया और साथ में कब इसे लागू किया गया पूरे भारत में। तो 2 डेटें हो गई। पहली जो बन के तैयार हुआ, जो पेश हुआ
तो वो डेट थी 15 मार्च 1872 और जब ये लागू हुआ वो डेट थी 1 सितंबर 1872। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक्ट की ये डेटें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको एक जगह सब जो है लिख लेना चाहिए सबको। जब ये एक जगह लिख लेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से सभी डेटों को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है हमारे घटना चक्र में, ये पूछा गया है इस अधिनियम की जो अधिनियम संख्या होती है वो कौन सी है। तो हर अधिनियम जब पेश होता है तो उसका कोई अधिनियम संख्या होती है। तो इसी तरह से हमारा जो साक्ष्य अधिनियम है उसकी जो अधिनियम संख्या है वो 1 है। यानी इसका मतलब ये होता है कि 1872 में जो पेश होने वाला जो पहला एक्ट था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इसीलिए इसका नंबर अधिनियम संख्या 1 रखी गई। इसके बाद अन्य जो एक्ट्स लागू हुए होंगे उस साल, उसकी अधिनियम संख्या 2, 3 ऐसे हो सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर एक्ट की अधिनियम संख्या पता होनी चाहिए। तो 2 बातें हमें पता चल गई कि कब वो बना और कब लागू हुआ, और साथ में उसकी अधिनियम संख्या क्या। ये हर एक्ट को हमें पता होनी चाहिए, और ये हमें डायरेक्ट में देखने से नहीं समझ में आता, लेकिन जब हमने इसके क्वेश्चन पढ़े तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को अच्छे से याद करना चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है जो हमारे घटना चक्र में दिया गया है वो ये पूछा गया है कि उद्देशिका में इसके कितने शब्द हैं। उद्देशिका क्या है इसकी। तो उद्देशिका जो होती है किसी एक्ट को बनाने के उद्देश्य होता है। तो जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है उसका उद्देश्य बनाने का यह है को जो विधियां हैं, साक्ष्य विधियां, उनको समेकन करना, उनको एक जगह इकट्ठित करना, उनको परिभाषित करना, और साथ में ही साथ संशोधन करना। यदि जरूरत पड़ती है तो संशोधन भी किया जा सकता है। तो इसमें 3 शब्द हैं, समेकन, परिभाषा और संशोधन। कहीं कहीं 2 शब्द भी हो सकते हैं, कई एक्ट में 2 शब्द भी हैं। उनका उद्देश्य हो सकता है परिभाषा ही करना, हो सकता है संशोधन करना, हो सकता है समेकन ही करना। तो मोस्टली जो हो सकते हैं मैक्सिमम 3 शब्द हो सकते हैं, समेकन, परिभाषा और संशोधन। तो ये भी हमें पता चल गया कि उद्देशिका के जो शब्द होते हैं उनको भी अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है उस एक्ट का। तो ये भी तैयार हो गया मुझे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। तो आगे प्रश्न पूछा गया है कि इस विधेयक को तैयार किसने किया। हाँ, तो ये भी हमें समझ में आता है, लेकिन ये अगर बैरक में देखें तो ये कहीं भी नहीं लिखा होता है। लेकिन जब हम बैरक के अलावा जब घटना चक्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो एक्ट है इसे किसने ड्राफ्ट किया है, तैयार किया है। तो इससे पहले हेनरी मैन ने तैयार किया था, बट लेकिन वो सफल ना हो सके। इसके बाद जो दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था सर जेम्स स्टीफेंस, उन्होंने तैयार किया और इन्हीं के द्वारा इसे तैयार हुआ माना जाता है इस विधेयक को। तो जब भी पूछा जाएगा ये विधेयक किसने तैयार किया तो सर जेम्स स्टीफेंस ने तैयार किया इसे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है। देखिए ये आप जब बैरक पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा होगा साक्ष्य विधि कैसी विधि है ये बताया गया हो, लेकिन जब आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्लियर पूछा जाता है कि इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि ये साक्ष्य विधि जो है वो कैसी विधि है। तो हमें पता होना चाहिए कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है। तो ये साक्ष्य विधि जो है प्रक्रिया विधि है। ये अधिकारों के बारे में नहीं बताती है, दायित्व के बारे में नहीं बताती है। ये बताती है कि कोर्ट क्या प्रोसीजर यूज़ करेगी एविडेंस को लेने के लिए, यानी साक्ष्य को लेने के लिए क्या तरीका अपनाएगी कोर्ट। तो ये कोर्ट का प्रोसीजर है, तो इसीलिए इसको प्रक्रियात्मक विधि कहा जा गया। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। आगे हम प्रश्न को देखते हैं। तो घटना चक्र में हमने देखा, तो अगला प्रश्न जो बना ये पूछा गया उसमें कि साक्ष्य विधि क्या है, इसका प्रभाव कैसा होगा। तो हर विधि का प्रभाव 2 तरह का हो सकता है, भूतलक्षी या भविष्यलक्षी। तो ये जो है ये भूतलक्षी होता है। साक्ष्य विधि जो है भूतलक्षी, यानी भूतलक्षी मतलब जो भूतकाल में जो बीत गया है समय, उसमें जो साक्ष्य लेने का जो तरीका था उस पर भी अब ये विधि लागू होगी।
ये नहीं कि पुराने मैटर जो चल रहे हैं उसमें एविडेंस का तरीका जो अन्य विधि में जो दिया गया उसके तरह हो। अब सारी विधियां जो भूतकाल में भी चल रही थी एविडेंस लेने की, अब वो इसी एक्ट के द्वारा जो तरीका बताया गया उसी तरह से होगा। तो इसका प्रभाव जो होता है बहुत लक्षी होता है। ठीक, अगला प्रश्न जो होता है, ये भी आप प्रश्न कहीं भी बैक में नहीं दिया होगा, लेकिन आप जो घटना चक्र पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आप से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न भी देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है, हाँ, वो पूछा गया है कि ये एक्ट कहाँ लागू नहीं होता है। तो ये एक्ट जो है ये हमारे सेक्शन 1 में ही है, दिया गया है कि ये एक्ट जो शपथ पत्र होते हैं और मध्यस्थ की जो कार्रवाई होती है उन पर लागू नहीं होता है। एविडेंस एक्ट जो है वो शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ की कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस एक्ट में कितने अध्याय हैं और कितने सेक्शन हैं। तो इस एक्ट में जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर हैं और जो सेक्शन हैं वो टोटल 167 हैं, 167। तो आपको ये भी पता चल गया कि हमें हर एक्ट में कितने सेक्शन हैं और कितने चैप्टर हैं और कितने पार्ट हैं। पार्ट तो यहाँ नहीं है बट लेकिन पार्ट भी कई जगह पर होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट भी होते हैं, शेड्यूल भी होते हैं। तो ये सब भी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सब तरीके हैं, जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बैरक में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके पढ़ना चाहिए, इससे आप कॉन्सेप्ट और हर चीज़ आपकी क्लियर होती रहेगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अन्य प्रश्न जो है अगला वो है, ये पूछा गया है यहाँ पर डेफिनेशन पोर्शन से पूछा गया है। हर एक्ट में एक निर्वचन खंड होता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि इस अध्याय में जो टेक्निकल वर्ड यूज़ किए गए हैं उनका मतलब आप क्या निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्लॉज को हम अलग तरह से अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।